This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार। सफारी इंडिया सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि हमारी कोशिश इसे ऐसा जरिया बनाने की है जो आपको भारत के जंगलों और गायब होते जा रहे जानवरों के नजदीक ले जाएगा। साथ में उन लोगों से आपकी जान पहचान कराएगा जो इन जानवरों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं और एक नजर डालेगा इन जानवरों की रहन सहन पर। आज बात करते हैं अपने राष्ट्रीय जानवर की। भारत में जंगलों को बचाने की कहानी बाघों के खो जाने और उनको एक बार फिर पाने की कहानी है। बाघों को बचाने से ही वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज हमारे जंगलों को बचाने तक पहुंचा है। भारत में संरक्षण का निशान बाघ ही है, तो चलिए हमारे साथ बाघों की दुनिया में। ये 1944 में ही कोविड ने कहा था, जब बाघों के शिकार पर रोक नहीं थी। रोक 1960 में लागू हुई, जब दुनिया की समझ में आया कि बाकी जगहों की तरह भारत के बाघ भी बस कहानियों की किताबों में रह जाएंगे। इसकी अगली कड़ी के तौर पर आया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और बाघ देश का संरक्षित जानवर करार दिया गया। शुरू में प्रोजेक्ट टाइगर को खासी कामयाबी मिलती दिखी। लगा कि बाघ बढ़ रहे हैं। जंगल हरे भरे थे, नदियों में पानी था, हिरणों की संख्या काफी थी जो बाघों का मूल आहार है। बाघों की संख्या इस दौर में 3000 के करीब मानी जा रही थी। 9 रिजर्व से ये प्रारंभ हुआ था। 27 रिजर्व्स हैं हमारे देश में, जो 17 राज्यों में फैले हुए हैं। लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र इसमें समावेश हुए हैं टाइगर रिजर्व्स के रूप में। लेकिन धीरे धीरे ये खूबसूरत नज़ारा अतीत की बात होने लगा। 90 के दशक में समझ में आया कि अवैध शिकार का कहर भी बाघों की आबादी पर टूट रहा है। जंगल भी सिकुड़ते गए और उनमें रहने वाले हिरण भी घटते गए। यानी बाघों के सामने इंसान से बचने के अलावा अपनी भूख से लड़ने का सवाल भी आ खड़ा हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर के सामने ये एक नई चुनौती थी, बाघों को 21वीं सदी तक ले जाना। इस चुनौती से निपटने में ये प्रोजेक्ट काफी हद तक कामयाब रहा है। आज हम 2004 में हैं, हमारे साथ बाघ भी हैं, भले ही कुछ कम, लेकिन इतने कम भी नहीं कि हम फिक्र करने लगे। प्रकृति का संतुलन इतना नाजुक है कि इसे बनाए रखना एक चुनौती है। कुछ देर से ही सही, इंसान ने ये सबक सीख लिया है कि अपने बचने के लिए दूसरों को भी बचाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में ले जाएंगे। कहीं पर जंगल रूखे सूखे हैं, तो कहीं पर हरे भरे, कहीं पर नदियां हैं तो कहीं पर घास के मैदान, लेकिन इन सब इलाकों में बाघ पाए जाते हैं। हम अभी टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हैं। माना जाता है कि यहाँ पर कि बाघों की आबादी सबसे घनी है। नेशनल पार्क बनने से पहले बांधवगढ़ के जंगल रेवा महाराजों के शिकार गाह हुआ करते थे। कहते हैं महाराज जी 108 अंक अपने लिए बड़ा शुभ मानते थे, इसलिए इन जंगलों में बाघों की आबादी 108 से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाता था। लेकिन आज इन जंगलों में बाघों की संख्या 60 के करीब मानी जाती है। स्वाति और मुझे एक बाघ का पता चला था और हम तेजी से निकल पड़े। ये हमारा दूसरा दिन था। पहले दिन बाघ ने हमें दर्शन नहीं दिए थे। हम बेताब थे कि बाघ की एक झलक भी मिल जाए।
सुबह की किरणें जंगल को नहला रही थी। एक बाघिन अपने इलाके का जायजा ले रही थी। पूरे जंगल में जैसे उसकी मौजूदगी की धमक थी। हम भी ठहर गए उसके आने के इंतजार में। और वो अचानक पेड़ों के बीच से निकली। ये चिड़ियाघरों और टीवी में देखे नजारों से बिल्कुल अलग था। एक राजसी चाल, कुछ अलसाई सी लेकिन भव्यता से भरपूर। अब बाघों पर इंसान करीबी निगाह रख रहे हैं। उनके रहन सहन और उनकी आदतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। ये काम कई लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में डॉक्टर रघु चुंडावत पिछले 8 साल से रेडियो कॉलर के जरिए इस काम में जुटे हैं। हम डॉक्टर चुंडावत के साथ निकले उनकी रेडियो कॉलर मादा बाघ को देखने के लिए। लेकिन हम बाघिन को उस दिन देख नहीं पाए क्योंकि वो जंगल के भीतरी हिस्सों में थी। पन्ना में बाघों के अलावा दूसरे जानवर भी हैं। तेंदुए, चीतल सांभर, जंगली सुअर, लोमड़ी, गीदड़, जंगली कुत्ते इत्यादि। बांधवगढ़ में हमें बताया गया बीटू के बारे में। ताला रेंज का डोमिनेंट मेल यानी दबदबे वाला बाघ। हम उसकी तलाश में जुट गए। अभी हम काफी समय से एक बाघ का पीछा करते आ रहे हैं। कहीं कहीं पे लोगों को उसकी झलक दिखाई पड़ी तो कहीं पे सड़क पे उसके पंजे का निशान दिखाई पड़ा। अब हम यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पास से चीतल की अलार्म कॉल आ रहे हैं, यानी चीतल के चीखने की आवाज़। जब भी बाघ जंगल में चलता है तो सांबर, चीतल और बंदर उसको देखकर घबराहट में चीखते हैं। अब हमारे गाइड का मानना है कि किसी भी समय यहाँ से बाघ किसी भी समय निकल सकता है। बाघ ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। बच्चे करीब 2 साल माँ के सहारे रहते हैं। इन बच्चों के अलग हो जाने के बाद ही मादा बाघ नए बच्चों के लिए तैयार होती है, यानी हर 2-3 साल बाद वो माँ बन सकती है। In a tiger population, you can divide into 2 groups. One is breeding population and non-breeding. बाघ की आबादी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो पैदा करने की क्षमता रखते हों और दूसरा जिसके पास ये क्षमता न हो। जनन शक्ति रखने वाले बाघ एक इलाके में ही रहते हैं, जबकि जिनके पास ये क्षमता नहीं है वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। और इन घूमने वाले बाघों की वजह से ही बाघों की आबादी घटती बढ़ती रहती है। क्योंकि जनन शक्ति रखने वाले बाघों की संख्या एक जैसी रहती है, दोनों का मिलाप करके ही बाघों की सही संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। हमने बाघों के रहने के क्षेत्रों का भी मुआयना किया। नर बाघ के लिए 250 से 280 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका और मादा बाघ के लिए 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाहिए। हम जब सूखे हुए जंगलों की बात करते हैं तो सुरक्षित क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 स्क्वायर किलोमीटर। पन्ना जैसे बड़े जंगलों में भी बाघों के लिए जगह पूरी नहीं हो पा रही है और उनकी गतिविधियां पार्क से बाहर हो रही हैं। पार्क के अंदर तो आप पूरी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पार्क के बाहर मुश्किल होता है। नर बाघ जहाँ घूमते हैं वहाँ अपने निशान छोड़ते जाते हैं। उनके पीछे रह जाती है उनकी गंध, साथ ही पेड़ों और जमीन पर उनके खरोंच के निशान। ठीक इस तरह एक ताकतवर बाघ को उसकी पूरी लंबाई में देखने का मौका बहुत कम मिलता है।
यहाँ इसके निशान बताएंगे बीटू की लंबाई चौड़ाई की कहानी। और अगर कोई दूसरा बाघ बीटू को चुनौती देना चाहे तो वो आकर अपनी कद काठी माप सकता है। वैसे इस नोच खरोच से बीटू के पंजे मजबूत और नाखून पैने हो रहे हैं। बाघों की दुनिया में भी खानदानी झगड़े चलते हैं। जीता हुआ बाघ हारे हुए बाघ के बच्चों को मार डालता है। उसके बाद मादा बाघिन से नए सिरे से संबंध बनाता है। वैसे बाघों के इस झगड़े का असर उनकी आबादी पर पड़ता है। The tiger society is organized that you have a male territory which encompasses about बाघों का समाज कुछ इस तरह से व्यवस्थित है कि एक नर बाघ के इलाके में 4 मादा बाघ के इलाके समाये हुए हो सकते हैं, जैसा कि हमने पन्ना के जंगलों में देखा था। नर बाघ इलाके की सुरक्षा के अलावा इन मादाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता था। इस इलाके में बाहर से भी बाघ घुस आते थे, लेकिन इलाके में होने वाले बच्चों को भी नर बाघ सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन वो तब तक ही जब तक वो वहाँ का सबसे ताकतवर बाघ हो। चूंकि नर बाघ इतने बड़े इलाके में घूमता रहता है, इसलिए उसका सामना इंसानों से होता रहता है। बाघ अपने इलाके में 4 से 5 साल ही सबसे ताकतवर रह पाता है, क्योंकि 5 से 6 साल में वो जवान होता है और 11 या 12 की उम्र तक वो ताकतवर रहता है, और इस दौरान उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने नर बाघ जैसी मेहनत करते किसी और प्राणी को नहीं देखा। उसके पास वक्त ही नहीं होता। 240 किलोमीटर की निगरानी आसान नहीं। हर मादा के पास जाना होता है, दूसरे घुसपैठिए बाघों पर नजर रखनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है। 11-12 साल का होते होते नर बाघ की ताकत खत्म होने लगती है और दूसरे जवान ताकतवर बाघ उसकी जगह लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन तब तक पिछले 4-5 सालों में वो हर एक मादा के साथ 2 बार बच्चे पैदा कर चुका होता है। नए बाघों के साथ नई जीन्स आती है। जनन प्रक्रिया पर थोड़ा असर तो पड़ता है, लेकिन 4-5 साल में स्थिति पहले जैसी हो जाती है। परेशानी तब आती है जब बहुत से नर बाघ इलाके में हों। अगर एक नर 1 साल तक रहता है और फिर मर जाता है या शिकारियों द्वारा मार दिया जाता है, तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। बाघों की नस्ल बचाने बढ़ाने के लिए जो पार्क और संरक्षित इलाके तैयार किए गए हैं, उनका भी घेरा लेकिन टूट रहा है। अपना घटता दायरा भी बाघों की मुसीबत है। कई बार वो इसे लांघ कर इंसानी आबादी के इलाकों में चले आते हैं। यहाँ मौत कई तरह से उनका इंतजार कर रही होती है। बिजली का कोई नंगा तार उनकी जान ले सकता है। बांधवगढ़ के इस बाघ को ऐसे ही एक तार ने मार डाला। ये था B1, बीटू का बड़ा भाई। बाघों के परिवार की ये त्रासदी लेकिन बड़ी खबर नहीं बनी।